तरह के पहले पाकिस्तान की नई साजिश। असीम मुनीर ने पहलगाम अटैक के पहले वाला कांड फिर कर दिया क्या? मुनीर शहबाज की डबल मुसीबत, इधर मोदी डुबाकर मार रहे, उधर पब्लिक पाक फौजियों को दौड़ा दौड़ा के मार रही। अब इसका चैप्टर खोल रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने पाकिस्तान की फाइल अभी पेंडिंग है, क्योंकि पाकिस्तान सुधरने वालों में तो है नहीं, और पाकिस्तान का फुल एंड फाइनल जब तक नरेंद्र मोदी नहीं करेंगे तब तक पाकिस्तान उछलता रहेगा। इसलिए आप देखें कि फर्जी फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने दोबारा वही कांड कर दिया है जो उसने पहलगाम अटैक से पहले किया था। असीम मुनीर ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला। असीम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवादियों का समर्थन करता है और करता रहेगा। असीम मुनीर कह रहा है कि पाकिस्तान आतंकवादियों के लिए अपना राजनीतिक, कूटनीतिक और नैतिक समर्थन जारी रखेगा। असीम मुनीर ने खुलेआम झूठ बोला कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर का पाकिस्तान ने मुंहतोड़ जवाब दिया। उसके मुताबिक वो नई गीदड़ भभकी लेकर आया कि अगर भारत ने दोबारा ऑपरेशन सिंदूर किया तो पाकिस्तान जंग छेड़ देगा। तो छेड़ो ना, रोका किसने है? मतलब ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद असीम मुनीर का दिमाग ठिकाने नहीं आया। और मैंने आपसे कहा था कि नरेंद्र मोदी ने पॉज बटन दबाकर दुनिया में मैसेज दे दिया कि देखो इसको लास्ट मौका दिए हैं, अगली बार फिर मारेंगे, क्योंकि उनको पूरा यकीन है कि यह मार खाने आएगा। मुनीर के शैतानी दिमाग में क्या चल रहा है आज आपको बताता हूं। क्या आपकी बार अमरनाथ यात्रा से पहले पाकिस्तान नई साजिश रच रहा है, जिसका हिंट मुनीर ने दिया भी है, उसके बारे में बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कि कैसे मुनीर और शहबाज को मोदी डुबो डुबो कर मार रहे हैं और पब्लिक दौड़ा दौड़ा कर मार रही है। ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद जब से अमेरिका और चीन ने पाकिस्तान को पुचकारा है, तब से पाकिस्तान को लग रहा है कि वो अगली बार नरेंद्र मोदी की मार खाने से बच जाएगा। लेकिन पाकिस्तान इसी धोखे में अपनी कब्र खोदने में जुटा है। पाकिस्तान नेवी के पासिंग आउट परेड में के दौरान असीम मुनीर ने एक बार फिर अपने आतंकवाद प्रेम का इजहार किया। एक बार फिर भारत के खिलाफ उसी तरह की भड़काऊ बातें की जैसी पहलगाम टेरर अटैक से पहले कर रहा था। मुनीर ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकवादियों को श्रद्धांजलि दी। वो कैसे कश्मीर में आतंकवाद और आतंकवादियों को फुल सपोर्ट देने की बात कर रहा है, एक बार सुनिए इसको। मुनीर को इसको खुद के सपोर्ट के लिए दुनिया से भीख मांगना पड़ता है। कह रहा कि यहां कश्मीर में जो है वो समर्थन करेगा आतंकवादियों का। तुम करो ना, मारेंगे यहीं पे आप आतंकवादियों को, जैसे मार रही है ना हमारी सेना, मारती जाएगी। और ये तो मरेगा नहीं, ये तो उधर बैठा है बंकर में छुपेगा, यहां भेजेगा आतंकवादी। असीम मुनीर ने पहले भी इस तरह की बातें की थी, जिसके बाद पहलगाम अटैक हो गया था। अब असीम मुनीर फिर से वही सब करने लगा है। हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकी जिनकी ऑपरेशन सिंदूर से हालत खराब है, उन सभी आतंकियों की फौज को असीम मुनीर फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए आतंकी ठिकानों और ट्रेनिंग कैंप्स को फिर से बिल्ड बना रही है। एलओसी के पास दोबारा से आतंकी संगठनों के लिए हाईटेक ट्रेनिंग कैंप्स बन रहे हैं। रिपोर्ट है कि पाकिस्तान और पीओके में फिर से 13 लॉन्च पैड डेवलप कर रहा है। इसके अलावा जम्मू सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी 4 टेरर लॉन्च पैड बन रहे हैं। इस बार टेरर कैंप्स में रडार और सैटेलाइट को चकमा देने वाली तकनीकों का भी इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान। यानी ये नहीं सुधरेगा, ये लिख के हमने आपको पहले भी कहा था, रख लीजिए, और वही हो रहा है। इतना ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों के जनाजे के बाद अब पाकिस्तानी फौज ने तबाह हुए आतंकी अड्डों के रिनोवेशन की जिम्मेदारी भी अपने कंधे पर उठा ली है। जैश और लश्कर के हेडक्वार्टर को दोबारा से खड़ा करने के लिए पाकिस्तानी फौज ने अपनी जेब से 40 करोड़ रुपए का फंड जारी किया, और यह सब असीम मुनीर के ऑर्डर पर हो रहा है, जो एक तरफ तो अपने पालतू आतंकवादियों को दोबारा भारत के खिलाफ खड़ा कर रहा है, दूसरी तरफ कश्मीर के नाम पर पब्लिक को भड़काने में जुटा है। एक तो अंग्रेजी में बोल किसके ले रहा है, पाकिस्तान में कितने लोगों को समझ ही आएगा। असीम मुनीर जैसी बातें कर रहा है, उससे लग रहा है कि पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की दूसरी डोज देने का वक्त बहुत जल्दी आने वाला है। पिछली बार जब असीम मुनीर ने भारत के खिलाफ जहर उगला था तो पहलगाम में अटैक हुआ था, और इस बार भारत के खिलाफ मुनीर के भड़काऊ बयान अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले आए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के आतंकवादी इस मौके पर टेरर अटैक की कोशिश कर सकते हैं। स्लीपर सेल और आतंकवादी सरगना मुनीर के बयान को आतंकी हमले का आदेश मान सकते हैं। अब असीम मुनीर की मंशा चाहे जो हो, लेकिन पाकिस्तान यह भी याद रखे कि अगर भारत पर दोबारा कोई आतंकी हमला हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 वहीं से शुरू होगा जहां से भारत ने छोड़ा है ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1। और फिर कोई रहम की उम्मीद भारत से ना करें ये लोग। असीम मुनीर भी यह बात समझ रहा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में अब वो दम नहीं है कि वो भारत से पंगा ले सके। इसलिए असीम मुनीर अपनी कमियों को छिपाने के लिए भारत के खिलाफ बयान दे रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मुंह की खाने के बाद असीम मुनीर की पहले ही मिट्टी पलीद काफी हो गई। ऊपर से पाकिस्तानी फौज को पाकिस्तान के अंदर ही खुली चुनौती मिल रही है। बलूचिस्तान में विद्रोह इतना बढ़ चुका है कि पाकिस्तानी फौजियों को पकड़ पकड़ कर मारा जा रहा है। अब पाकिस्तान में इस्लामिक स्टेट
खुरासान प्रोविंस की एंट्री हो गई, जिसने बलूचिस्तान के पहाड़ों में अपनी ट्रेनिंग कैंप बनाने का दावा किया है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने भी अब पाकिस्तानी फौज पर हमले तेज कर दिए। अभी शनिवार को ही तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने वजीरिस्तान में पाकिस्तानी फौज के काफिले पर सुसाइड अटैक कर दिया था। इसका वीडियो भी टीटीपी ने जारी किया है, जिसमें दिख रहा है कि पाकिस्तानी फौज की एक गाड़ी के पास ब्लास्ट होता है और वहां पर गोलीबारी भी होती है। इस हमले में पाकिस्तान के 13 फौजी मारे गए। टीटीपी ने 24 जून को भी दक्षिणी वजीरिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी पर हमला किया था, जिसमें 2 आर्मी अफसर मारे गए। इनमें से एक पाकिस्तानी कमांडर मोइज अब्बास भी था, जिसने भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पकड़ा था। टीटीपी के साथ ही बलूचिस्तान में भी पाकिस्तानी फौजियों को चुन चुनकर मौत के घाट उतारा जा रहा है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के अधिकारियों और फौज के अफसरों की हत्याओं से मुनीर के फौज की भद पिट रही है। ऐसे माहौल में पाकिस्तानियों का ध्यान भटकाने के लिए भारत विरोधी बातें करना पाकिस्तान की फौज की पुरानी आदत है और असीम मुनीर भी उसी आदत से मजबूर होकर यह सब कर रहा है। बड़बोले असीम मुनीर की बौखलाहट की एक वजह यह भी है कि सिंधु जल समझौते को लेकर नरेंद्र मोदी न तो पाकिस्तान की गुहार सुन रहे हैं, ना उसकी गीदड़ भपकियों से परेशान हो रहे हैं और ना ही किसी इंटरनेशनल प्रेशर में आ रहे हैं। इसी बात से पाकिस्तान का गला सूखा जा रहा है। आप देखिए कि पाकिस्तान की गुहार पर हेग में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने फैसला सुनाया है कि सिंधु जल समझौते को भारत रद्द नहीं कर सकता, तो भारत सरकार ने इस फैसले को अवैध करार दे दिया। भारत सरकार ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन से 2 टूक शब्दों में कह दिया कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए सिंधु जल समझौते को स्थगित किया है। किसी भी आर्बिट्री कोर्ट में भारत की कार्रवाइयों की वैधता की जांच करने का कोई अधिकार ही नहीं। भारत सरकार ने कह दिया है कि सिंधु जल समझौता तब तक रद्द रहेगा जब तक कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर मौजूद हर आतंकवादी को खत्म नहीं कर देता और तब तक भारत इस समझौते के तहत अपने किसी भी दायित्व को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं है। यानी इंटरनेशनल कोर्ट को भारत ने कह दिया है कि ठेंगे से जाओ, हम ना मानते। सिंधु जल संधि को बहाल करने से साफ इनकार करते ही भारत ने पाकिस्तान पर इसके साइड इफेक्ट्स का ट्रेलर भी दिखा दिया। भारत ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर सलाल डैम के 12 गेट खोल दिए, जो बारिश की वजह से ओवरफ्लो हो रहे थे। अगर सिंधु जल समझौता लागू होता तो भारत को यह पानी रोकना पड़ता ताकि पाकिस्तान में बाढ़ की स्थिति पैदा ना हो, लेकिन अब कोई समझौता तो है नहीं। इसलिए अब डैम में ये जो पानी भरा है वो सैलाब बनकर पाकिस्तान की तरफ बह रहा है, जिससे वहां बाढ़ जैसे हालात बनने के आसार बन गए। तो पाकिस्तान जो है कभी सूखे से मरता है, कभी डूब के मरता है, वहां की पब्लिक मारी रही है और अगर गलती से फिर आतंकी हमला किया तो भारत फिर मारेगा। तो ये तो चलेगा। पाकिस्तान की पर्ची निकलेगी तो उसमें मार खाना ही लिखा है, लेकिन पर्ची निकालने की बात हो रही है तो बागेश्वर बाबा की भी बात करेंगे। अखिलेश यादव का बागेश्वर बाबा पर बड़ा हमला, ऐसी कौन सी पर्ची है जिससे घबरा गए हैं इंडी वाले? एक कथा के 50 लाख। बागेश्वर बाबा का वो वीडियो जिसे देख लिया तो अखिलेश यादव सो नहीं पाएंगे। अब इसका चैप्टर खोल रहा हूं। जाति की राजनीति करते करते इंडी गठबंधन वाले अब ऐसे लोगों को भी टारगेट करने लगे हैं जो लोग हिंदू समाज में एकता की बात करते हैं। ऐसे ही लोगों में बाबा बागेश्वर है जो आजकल अखिलेश यादव के टारगेट पर है। एक तो बाबा बागेश्वर जातिवाद के खिलाफ बोलते हैं, दूसरी बात यह है कि पीएम मोदी उन्हें छोटा भाई कहते हैं और इन दोनों बातों से बाबा बागेश्वर इंडी गठबंधन के निशाने पर आ चुके हैं। इसमें अखिलेश यादव ने यूपी में यादव बनाम ब्राह्मण के मुद्दे को लेकर अपनी पीडीए वाली राजनीति करते करते बाबा बागेश्वर को निशाने पर ले लिया। बाबा बागेश्वर का नाम लेकर अखिलेश यादव ने क्या नया दांव खेला है, जरा उसको पहले देखिए। पहले यादव बनाम ब्राह्मण करने की कोशिश की गई, अब बागेश्वर बाबा की दक्षिणा पर सवाल उठाया गया है। बागेश्वर बाबा पर अंडर टेबल पैसे लेने का आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव। बागेश्वर बाबा को महंगा कथावाचक बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बागेश्वर बाबा ने अखिलेश यादव के हमलों की परवाह न करते हुए कौन सा नया संकल्प ले लिया है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। इतनी क्लिप्स में आपने गौर किया? अखिलेश यादव कह रहे हैं वो धीरेंद्र शास्त्री टेबल के नीचे पैसा नहीं लेता है क्या? लेते हैं क्या? धीरेंद्र शास्त्री, ना आचार्य धीरेंद्र शास्त्री, ना धीरेंद्र शास्त्री जी। और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं मेरे छोटे भाई धीरेंद्र शास्त्री जी। कहां धीरेंद्र शास्त्री बोल रहे हैं अखिलेश यादव, कहां धीरेंद्र शास्त्री जी बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी। यही बहुत बड़ा फर्क, इतने में आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। अखिलेश यादव यूपी में पीडीए वाली राजनीति पर चल रहे हैं क्योंकि जातीय संघर्ष में ही उन्हें फायदा दिख रहा है, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि अखिलेश यादव ने अपनी इस राजनीति में बागेश्वर बाबा को अचानक क्यों घसीट लिया। पहले अखिलेश यादव का बयान सुनिए बागेश्वर बाबा, फिर बागेश्वर बाबा ने क्या जवाब दिया है, क्या हुआ है। बागेश्वर बाबा क्या अंडर टेबल 50 लाख रुपया लेते हैं कथा का,
उनका कौन सा वीडियो है जो अखिलेश यादव को सोने नहीं देगा, सब दिखाऊंगा। पहले अखिलेश यादव को सुनिए तो। क्योंकि जिस परिवार को कथा करानी थी उन पे इतना संसाधन पैसा नहीं था कि लाखों रुपए वाले कथावाचक बुला लें, क्योंकि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथावाचक नहीं, पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। एक लाइन में कह रहे हैं कि 50 लाख लेते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, दूसरी लाइन में कह रहे हैं पता नहीं कितने पैसे लेते हो। पहले मन तो बना लीजिए कि 50 लाख ले रहे हैं कि कितना लेते हो। अंडर टेबल लेते हैं कि नहीं, आप पता करा लीजिए। अरे जब आपको नहीं पता तो क्यों आरोप लगा रहे हैं? अखिलेश यादव बागेश्वर बाबा की कथा की फीस का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? उसकी वजह यह है कि बागेश्वर बाबा हिंदू समाज की एकता की बात करते हैं, हिंदू समाज को जातियों में न बंटने के लिए कहते हैं। और अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो कहते हैं वो हो गया तो फिर पीडीए वाली पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। भाई मुसलमान का बल्क में वोट और हिंदू को जाति में बांट के वोट, यही तो लेके काम करना है। बागेश्वर बाबा कहते हैं कि हिंदू बटो मत, तुम्हारी पहचान हिंदू की बनाओ, जाति के हिसाब से मत चलो। और इसीलिए वो टारगेट हो गए। जो लोग ऐसा कहते हैं कि वो जाति की राजनीति करने वालों को अच्छे नहीं लगते, आप देखिए कि बागेश्वर बाबा किस तरह से हिंदू समाज को एकजुट कर रहे हैं। जातिवाद दूर करने के लिए पद यात्रा करने वाले हैं। फिर से बागेश्वर बाबा 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन की फिर यात्रा शुरू कर रहे हैं। बागेश्वर बाबा 180 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे, हिंदुओं को एकजुट करने और जातिवाद के खिलाफ पदयात्रा। जातिवाद के कैंसर से देश को सबसे ज्यादा खतरा है, यह बताते वो कर रहे हैं। और इसके पहले भी उन्होंने किया था, हमने आपको दिखाया था पाठशाला में, पैर छिल गया, सब हो गया, लेकिन चलते रहे। हिंदुओं को बोलते रहे भाई हिंदू पहचान बनाओ, जाति में मत बटो। यानी बागेश्वर बाबा दोगुनी ताकत से जातिवाद के खिलाफ अपने संकल्प को पूरा करने में जुट गए। तो बागेश्वर बाबा से तकलीफ की एक बड़ी वजह तो यह है, वो हिंदुओं को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। हिंदू जाग गया तो इनके वोट का क्या होगा? सिर्फ अपनी राजनीति के लिए अखिलेश यादव ने बागेश्वर बाबा पर कथा के लिए अंडर टेबल पैसे लेने का आरोप भी लगा दिया, जबकि बागेश्वर बाबा देश विदेश में हनुमान कथा सुनाते हैं जिसमें हजारों लाखों की भीड़ आती है। भक्त अपनी श्रद्धा से जो चढ़ावा देते हैं उसी से बागेश्वर धाम का काम चलता है। और चढ़ावे की रकम से भी बागेश्वर बाबा अपने लिए कुछ नहीं करते, बल्कि वो इन पैसों का सामाजिक कार्यों में इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए कि बागेश्वर बाबा पैसा कहां इस्तेमाल करते हैं। एमपी के छतरपुर कैंसर हॉस्पिटल को बनवा रहे हैं, जिसमें 200 बेड का हाईटेक कैंसर हॉस्पिटल बनने जा रहा है। तो अंडर टेबल ले रहे हैं, ऊपर के टेबल ले रहे हैं, कहां आसमान से टपक रहा है, जहां भी टपक रहा है आम आदमी के लिए लगा रहे हैं ना बॉस। कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं, आदिवासी समुदाय के लिए रिसर्च सेंटर बनवा रहे हैं, सिकल सेल एनीमिया के इलाज के लिए रिसर्च सेंटर बनवा रहे हैं, पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गरीब बेसहारा लड़कियों की शादी के लिए वार्षिक समारोह होता है। इस साल महाशिवरात्रि पर 251 गरीब कन्याओं का विवाह कराया। बागेश्वर धाम में अन्नपूर्णा रसोई की स्थापना की है। रोज हजारों भक्तों को निःशुल्क भोजन कराते हैं। प्राचीन वैदिक अध्ययन और संस्कृत को बढ़ावा देने के मकसद से शिक्षा के माध्यम से धर्म संस्कृति को संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये पैसा खर्च यहां हो रहा है बॉस। 50 लाख क्या, 1 करोड़ क्या, ये आदमी तो 5 करोड़ भी ले तो इनको देना चाहिए, क्योंकि गरीबों के काम में लगा रहे हैं। सैफई महोत्सव नहीं करा रहे, सलमान खान और दूसरे एक्टर्स को बुला के वहां नाच गाना नहीं करा रहे हैं, गरीबों की शादियां करा रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं। और ये काम क्या हवा में हो जाएगा, फ्री में हो जाता है क्या? बागेश्वर बाबा की कथाओं में आने वाला चढ़ावा, भक्तों के दान से ये सारे काम हो रहे हैं। जैसे बागेश्वर बाबा गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह का आयोजन करवाते हैं, जिसमें शामिल हर लड़की को बागेश्वर बाबा अपने सामर्थ्य के हिसाब से शादी का तोहफा देते हैं। बागेश्वर बाबा किसी भी कन्या को खाली हाथ विदा नहीं करते। इन गरीब और बेसहारा लड़कियों को बागेश्वर बाबा अपने परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं और इनकी विदाई में भावुक भी हो जाते हैं। ये सब करने के लिए बागेश्वर बाबा दिन रात काम कर रहे हैं, और जब इस तरह के आरोप लगते हैं तो बागेश्वर बाबा का भी दर्द छलक आता है। बागेश्वर बाबा का जीवन संघर्षों से भरा रहा है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश बनने से पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जीवन बहुत गरीबी और अभावों में गुजरा। मध्य प्रदेश के छतरपुर के गढ़ा गांव में बागेश्वर बाबा का पुराना मकान आज भी है, जिसमें उनका बचपन गुजरा। 1 कमरे का छोटा सा मकान था वो, जिसमें 5 लोगों का परिवार रहता था। मैं गया था, मैंने खुद उस घर को देखा है बॉस। ढंग से बैठने की जगह नहीं है उस घर में। बरसात में मकान की छत से पानी टपकता था और कई बार ऐसा भी हुआ कि घर में खाने तक के लिए कुछ नहीं होता था।
मैंने छतरपुर के गढ़ा गांव में बागेश्वर बाबा का जाकर इंटरव्यू लिया था, तो बागेश्वर बाबा ने खुलकर अपने संघर्षों के बारे में बताया। ये पंखा देखिए बॉस, ऐसे घर में रहे हैं वो। एक बार वो आपको घर, वो बातें दिखाता हूं। जो लोग 50 लाख रुपए अंडर टेबल की बात कर रहे हैं, वो देखें आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी किस जीवन को जिए हैं। बरसात आती थी तो विचित्र स्थितियां, बरसात में छप्पड़ खप्पड़ का घर था, अभी शेड डलवाया है ताकि ये सुरक्षित रहे। तो बरसात में खप्पर से बूंदें गिरती थी, बारिश होती थी, कई बार भर जाता था पानी। परिस्थितियां बहुत विचित्र स्थितियों से गुजरे। कई बार चूल्हे में लकड़ियां लगी रहती थी पर रोटी की व्यवस्था नहीं होती। अब आप विचार करो, जिसका इतना बड़ा घर हो उसकी समृद्धता कितनी होगी। 5 लोग थे, हमसे छोटी एक बहन, एक छोटा भाई। पिताजी कुछ करते नहीं थे, हम 5 यहीं रहते थे। पुरोहित कर्म कांड करना, उसके बाद फिर भिक्षायाटन करना। भिक्षा मांगते थे गांव में, पूरा गांव जो है जो मांग कर मिलता था उसी से भोजन। तो कई बार ऐसे दिन बीते, हमने अपनी माँ को एक साड़ी में देखा। एक साड़ी में हमारी माँ ने, हमने एक पजामा, अभी भी एक पजामा हमने रखा है, एक पजामे में 1.5 महीना गुजारा। रात को यहीं बाहर एक अर्गनी कहलाती तार, तो एक रस्सी बांध लेते थे, उस रस्सी पर धुल करके तौलिया हमने लपेट ली, उस पजामा को टांग देते थे सुखाने। सुबह उसी को पहन करके स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए, कभी पुरोहित कर्म करने के लिए। तो बहुत अभाव में जीवन, मतलब अति संघर्ष, संघर्ष की एक पराकाष्ठा होती। बागेश्वर बाबा से लोगों का जुड़ाव इसलिए है क्योंकि बागेश्वर बाबा वही जीवन जीते हैं जो एक आम आदमी जीता है, या उससे और गरीब आदमी जीता है, उससे निकले हैं। अखिलेश यादव ये बात नहीं समझ पाएंगे। उनके पिताजी ने बहुत संघर्ष किया था। अखिलेश यादव को तो बहुत कुछ थाली में सजा के मिला है भाई। उनकी पॉलिटिक्स, मुलायम सिंह यादव ये जरूर समझ पाते कि बागेश्वर बाबा क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आज भी बागेश्वर धाम में ही रहते हैं। आज दुनिया भर में बागेश्वर बाबा के चाहने वाले, उनकी कथाओं में लाखों की भीड़ आती है, लेकिन बागेश्वर बाबा के रहने का तरीका अब भी नहीं बदला है। बागेश्वर बाबा अब भी एक छोटे से कमरे में रहते हैं। अभी जो उनका कमरा है वो भी देख लीजिए। जो आदमी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 50 लाख रुपए एक कथा के लेता हो, वो जरा किस एक छोटे से कमरे में, एक टीवी, एक बेड और एक वहां पर प्रभु श्री राम की फोटो, इतने में उनका जीवन सिमटा हुआ है। देखिए जरा उनका अभी का कमरा देखिए, अभी का। महाराज जी का कमरा देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि आप क्या देख रहे हैं। शॉकिंग है ये देखना कि महाराज जी आप यहां रहते हैं। एक 8 बाई 10 का कमरा होगा जिसमें एक बिस्तर के अलावा और प्रभु श्री राम की बड़ी सी मूर्त के अलावा, और इधर एक फोटो है, पोस्टर है, उसके अलावा कुछ नहीं है। बस यहीं चाय पानी भोजन हो गया, यहीं लेट गए। ये आपका जीवन है? यही हमारा जीवन है। ये विभूति रखी, पढ़ाई की पुस्तकें बगल में रखी, तो वो कभी उठा ली, और बस एक छोटा सा टीवी है, इसी में आप पाठशाला देखते हैं? कई बार जब समय मिल जाता है देख लेते हैं, हो गया। हाँ।